नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का। बुक का नाम है हमारी विरासत। अध्याय 2 है नए राजा और राज्य। आइए जाने। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न होगा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो आंसर होगा दंती दुर्ग था। दूसरा प्रश्न है कि पौल वंश किसके अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म की। किसके? तो बौद्ध धर्म की। तीसरा प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो विजयालय चोल था। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। चौथा प्रश्न है कि राजा महेंद्र पाल का शिलालेख झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो वह है गुमला जिले से प्राप्त हुए हैं। राजा महेंद्र पाल के शिलालेख गुमला जिले से प्राप्त हुए हैं। और पांचवा प्रश्न है कि चोल काल में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया था। तो द्रविड़ शैली में। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। देखिए अब दूसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है दूसरा का पहला प्रश्न कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजा एक साथ संघर्ष किए। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 प्रमुख राजवंश शामिल थे। देखिए कौन कौन शामिल थे। तो पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश जो राजस्थान और उत्तर भारत के वंशज थे। दूसरा है राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण भारत के वंशज थे। और तीसरा है पाल वंश जो बंगाल और बिहार के वंशज थे। यह संघर्ष मुख्य रूप से उत्तर भारत के कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार के लिए हुआ था। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की। तो उत्तर होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। किसने? तो धर्मपाल ने। तो क्यों बनवाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इसका कारण होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की बढ़ती भीड़ को संतुलित करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में जाने लेंगे, इसलिए एक नया विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत पड़ गया। दूसरा पॉइंट होगा कि उच्च स्तरीय बौद्ध शिक्षा प्रदान करने के लिए तंत्र यानी तांत्रिक बौद्ध धर्म की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन सभी कारणों के कारण विश्वविद्यालय नया बनाने की जरूरत पड़ गया, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ जिसका निर्माण धर्मपाल ने किया। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रकूट वंश निम्नलिखित कारणों से शक्तिशाली बना। पहला है सैन्य शक्ति। उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों और पालों को हराकर उत्तरी भारत में भी प्रभाव डाला। दूसरा पॉइंट है योग्य शासक। दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष जैसे शासकों ने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। तीसरा पॉइंट है व्यापार और कला का संरक्षण। राष्ट्रकूटों ने व्यापार को बढ़ावा दिया और अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। चौथा पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष में सफलता। उन्होंने कन्नौज पर कई बार अधिकार किया। इन सभी कारणों के कारण राष्ट्रकूट वंश शक्तिशाली बना। देखिए अब चौथा प्रश्न है कि सामंत किसे कहा जाता था। तो सामंत किसे कहा जाता था। तो इसका उत्तर होगा सामंत वे जागीरदार या शक्तिशाली व्यक्ति होते थे जो राजा के अधीन होते थे। वे अपने क्षेत्रों में प्रशासन, कर संग्रह और सेना का संचालन करते थे। समय के साथ कई सामंत स्वतंत्र राजा भी बन गए। इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न है चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी। तो उत्तर होगा चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की विशेषता इस प्रकार थी। पहला पॉइंट में होगा ग्राम सभा जिसे उर बोला जाता था। गांव में स्वायत्त शासन था। दूसरा है नगरम, नगर के लिए व्यापारियों के संगठन स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तीसरा है सभा और महासभा, ब्राह्मणों और अन्य प्रमुख नागरिकों द्वारा प्रशासित पंचायतें थी। इसके बाद चौथा पॉइंट में है निर्वाचन प्रणाली। प्रशासन में योग्य लोगों को चुनने के लिए कठोर नियम थे।
पाँचवा पॉइंट होगा कि कर और संसाधन प्रबंधन, स्थानीय स्तर पर कर संग्रह और उपयोग का प्रबंध किया जाता था। यही चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की मुख्य विशेषताएं थी। इसके बाद है आइए चर्चा करें। इसमें पहला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। तो उत्तर होगा धार्मिक केंद्र। ये भगवान की पूजा के स्थल थे, यहाँ पर भगवान की पूजा होता था, इसलिए धार्मिक केंद्र था। दूसरा पॉइंट होगा सांस्कृतिक नृत्य, संगीत और कला का विकास मंदिरों के माध्यम से हुआ। तीसरा पॉइंट है शिक्षा केंद्र, कई मंदिरों में गुरुकुल व्यवस्था थी। और चौथा पॉइंट है आर्थिक केंद्र, मंदिरों के पास बड़ी मात्रा में भूमि और धन होता था, जिससे वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट होगा राजनीतिक महत्व, राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए विशाल मंदिरों का निर्माण करवाते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल वंश बंगाल, बिहार तक ही क्यों सीमित रह गए थे। तो इसका उत्तर होगा पहला पॉइंट त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें राष्ट्रकूट और प्रतिहारों से लगातार संघर्ष से उनकी ऊर्जा और संसाधन व्यय हो गए, त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण होगा। दूसरा पॉइंट है भौगोलिक स्थिति, पूरे भारत की प्राकृतिक बाधाएं जैसे नदियां, जंगल विस्तार में कठिनाई पैदा करती थी। तीसरा पॉइंट है कि राजनीतिक अस्थिरता, पाल वंश के अंत में कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य सीमित रह गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय विद्रोह, सामंतों और स्थानीय शासकों के विद्रोहों के कारण पाल वंश अपने क्षेत्रों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सका। इसके बाद है आइए करके देखें। 7वां प्रश्न है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा का चित्र बनाइए। तो आप नटराज के कांस्य प्रतिमा को बनाने के लिए चित्रित कर सकते हैं कि इसमें भगवान शिव का नृत्य रूप है, ठीक है। तो नाट्य रूप में क्या होता है कि नटराज यानी भगवान शिव का नृत्य रूप है। इसमें उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि, तीसरा में अभय मुद्रा में और चौथा तिरस्कार मुद्रा में 4 हाथ हैं। वे एक पद पर खड़े हैं यानी एक पैर पर खड़े हैं और दूसरे में अपस्मार दैत्य यानी अज्ञान का प्रतीक को दबाए रहते हैं। उनके चारों ओर एक अग्नि मंडल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नटराज प्रतिमा का विशेष होता हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।